लास्ट वाला याद है बेटा थोड़ा सा? ब्राइटनेस वाले जो क्वेश्चन करा था एसी में हमने, इंडक्टर के साथ सीरीज में बल्ब है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, वहां पे आयरन कोर डाल रहे हैं, तो ब्राइटनेस कैसे चेंज होगी, करा था ना हमने वो क्वेश्चन। तो उसी तरीके से हमें कैपेसिटर का भी देखना है। करते हैं शुरू, देखो। सो देखिए बेटा, आज की क्लास में जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है बेटू यहां पर, ठीक, वो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, हाउ डज द brightness of the bulb will get changed or will get affected in each case। ठीक, और सिचुएशन क्या है बेटो हमारे पास, एक कैपेसिटर है विद कैपेसिटेंस C और इसके साथ सीरीज में एक बल्ब लगाया गया और यहां पर हम कनेक्ट कर रहे हैं अपना एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। ठीक है, और अब यहां पर वो हमें डिफरेंट सिचुएशंस देगा, अलग अलग केसेस देगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि बल्ब की ब्राइटनेस जो है वो बढ़ेगी, घटेगी, या कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, जो भी रहेगा। ठीक, सो सबसे पहला जो केस आता है बेटू यहां पे, सबसे पहली सिचुएशन जो हम लोगों से वो बोलता है दैट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज is increased। ठीक है भाई, अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी को क्या करने के लिए कह रहा है, वो बढ़ाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज ही बोलेगा, वो आपसे क्या बोल सकता है, डिक्रीज भी बोल सकता है। जल्दी से बेटू, तो याद करो हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए क्या कहा था कि जैसे इंडक्टर के लिए होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1/2 पाई न्यू सी। जल्दी से बेटा, तो फ्रीक्वेंसी को आपने क्या करा है, इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज। नाउ व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका मतलब क्या होता था, वो अपोजिशन जो कि एक कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को देगा, करंट के फ्लो को देगा, दैट इज नोन एज व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर अपोजिशन कम होने लगी तो इसका मतलब हुआ कि सर्किट में करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो जो ब्राइटनेस है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड बाय चांस उसने बोला होता फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो तुम्हारा एक्सी क्या होगा, ज्यादा। अगर एक्सी ज्यादा हो गया मतलब अपोजिशन ज्यादा हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, कम। और अगर करंट कम हुआ तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्लियर है सबको? देन अगला पॉइंट वो हम लोगों से क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से बेटा, कहता है if plate separation is decreased। ठीक, प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता था उसे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। अब आपको बेटू याद होना चाहिए जनरल फॉर्मूला, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अगर आप याद करें बेटा तो कैपेसिटी को कितना लिखा करते थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ध्यान से देखो, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। अगर बेटू डिस्टेंस को डिक्रीज किया तो कैपेसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। भाई अगर देखा जाए तो यहां से हमें क्या मिल गया, कैपेसिटी क्या होने लगी, इंक्रीज। और हम जानते हैं
कैपेसिटर के लिए है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज 1/2 न्यू सी, ये चीज होती है हमारे पास। अगर हमारे पास कैपेसिटी बढ़ने लगी तो एक्सी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा। और अगर बेटा एक्सी कम हो रहा है, इसका मतलब सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ब्राइटनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आया समझ। देन अगला पॉइंट वो हम लोगों से क्या कह सकता है, पॉइंट नंबर 3। पहले ये बताओ आप लोग, ये वाले 2 पॉइंट क्लियर हुए कि अगर फ्रीक्वेंसी का केस है तो कैसे देखा जाएगा, ठीक, और दूसरा प्लेट सेपरेशन के अकॉर्डिंगली कैसे देखा जाएगा, कर देंगे सभी ना। अगला पॉइंट वो हम लोगों से क्या कहता है कि इफ प्लेट एरिया इज इंक्रीजिंग, अगर जो प्लेट एरिया है वो क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो फिर से आप किस पर आए बेटू, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जो कैपेसिटी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है जनरल, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। भाई एरिया इज इंक्रीज, अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। भाई अब सिंपल सी चीज है, देखिए ध्यान से बेटू, हम जानते हैं कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दिस इज हाउ मच, 1/2 न्यू सी। और हमने देखा अभी कि एरिया के बढ़ाने से जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो एक्सी क्या करेगा, डिक्रीज। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब करंट क्या करेगा, इंक्रीज। और अगर करंट इंक्रीज करा तो ब्राइटनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आइडिया मिल रहा है कि कैसे करना है, पक्का। देन अगला केस देखो बेटू क्या कहता है, केस नंबर 4 कहता है इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is placed between the plates। अगर हम लोगों ने दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक, पहले एयर थी और अब हम लोगों ने क्या करा, वहां पे एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, तब हमारे पास क्या होगा। तो बेटू आपको ना सेकंड चैप्टर में सिखाया था मैंने कि विद मीडियम, अगर प्लेट्स में मीडियम आ जाए हमारे पास तो हम लिखते हैं Cm इज इक्वल टू Kc नॉट, where Cm is the capacitance of the parallel plate capacitor with medium between the plate and C naught is without medium between the plates। और यहां से हमें क्या पता लगता था, यहां से हमें पता लगता था कि जो कैपेसिटेंस है मीडियम वाला, दिस इज ग्रेटर देन विदाउट मीडियम। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग। अगर हम मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर देखा जाए कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज 1/2 न्यू सी। अगर कैपेसिटी बढ़ी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने लगेगा, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रहा है तो करंट ज्यादा, और अगर करंट ज्यादा फ्लो करा तो ब्राइटनेस भी क्या होगी बेटू, ज्यादा हो जाएगी। आया समझ या नहीं। देन अगला केस देखो, सारे केसेस बहुत ध्यान से समझते चलो। केस नंबर 5, उसने कहा कि भाई कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक इंडक्टर भी लगा दिया गया, ठीक, इस तरीके से। और कंडीशन दी है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो दोनों क्या है, बराबर। प्रॉपरली बोलेगा वो, वहां पे आपको स्टेटमेंट देगा किस तरीके से कि नाउ अन इंडक्टर, एक इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ा गया है एंड इन सच अ वे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इन मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो जैसे ही तुम इस पॉइंट को देख लोगे तुरंत तुम्हें क्या आ जाना चाहिए माइंड में, रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस पे ही तो हम कहते थे एक्सएल बराबर एक्सी, जिसकी वजह से जेड किसके बराबर हो जाता था, आर के।
and when Z is equal to R, then current is what? That means current will be maximum. और अगर करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है तो ब्राइटनेस भी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। बताओ समझ आया या नहीं? क्लियर अच्छे से? फिर इसके बाद वो हमसे क्या कहता है, देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 6, कैपेसिटर, ये हो गया बल्ब, एंड नाउ द एसी सोर्स इज रिप्लेस्ड विद द सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज। जो आपके पास अब तक कौन सी वोल्टेज चल रही थी? एसी, अब हटा करके क्या लगा दी गई है? डीसी। तो इस केस में बेटू आप याद करो, जब हम बात करते हैं कौन सी स्टेट में? स्टेडी स्टेट, मतलब जब हमारा जो डीसी वोल्टेज है दैट्स प्योर डीसी वोल्टेज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी ले लेंगे हम? 0। बट व्हाट इज एक्सी? 1/2 न्यू सी। जैसे यहां रखा, आपका एक्सी कितना बन गया? इनफाइनाइट बना। अगर इनफाइनाइट बना तो बेटू याद करो हमने क्या कहा था? हमने कहा था इसका मतलब हुआ कैपेसिटर विल ब्लॉक द डीसी वोल्टेज। अब वो डीसी वोल्टेज को वहीं के वहीं ब्लॉक कर देगा, आगे फ्लो ही नहीं करेगा। इसका सीधा सा पॉइंट हुआ कि द बल्ब विल नॉट ग्लो। अब हमारा जो बल्ब है वो ग्लो ही नहीं करेगा। आई बात समझ? बट इसी केस में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सीधे सीधे डीसी वोल्टेज लगा दी गई है, कोई की नहीं लगाई। अगर की लगाई तो फिर हमारा पॉइंट डिवाइड होगा। समझते हैं इसको भी ध्यान से। पॉइंट नंबर 7 जो आएगा और काफी इंपॉर्टेंट है बेटू, ये रहा आपका कैपेसिटर और डीसी वोल्टेज, और ये लगा दी गई है की। आई होप आप लोगों को पॉइंट थोड़ा सा याद आ गया होगा। यहां पर पहला पॉइंट वो आप लोगों से क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है आपसे एट एन इंस्टेंट, when the key is closed। अभी हम उस इंस्टेंट में बात करेंगे जब हमने की को जस्ट क्या करा होगा? क्लोज करा। भाई when we are dealing with the point कि एट एन इंस्टेंट देख रहे हैं, तो हमने कहा था डीसी will behave as an एसी। आया यार? भाई जो डीसी वोल्टेज है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? एसी की तरह। अगर एसी की तरह बिहेव कर रही है मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे डीसी की, देखो इसको प्रॉपर कंपैरिजन के साथ लिख लेते हैं। और बोलता है आफ्टर सम टाइम, भाई की क्लोज करने के कुछ देर बाद। अगर बात है आफ्टर सम टाइम की, तो बेटू क्या आ चुका होगा? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? प्योर डीसी। मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है? 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो एक्सी कितना हो गया? इनफाइनाइट, है ना? अब पॉइंट इज, जब स्टेडी स्टेट है तो प्योर डीसी और फ्रीक्वेंसी 0। हम यहां पर क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी 0, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सो व्हाट इज एक्सी? 1/2 न्यू सी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्सी क्या होगा? कम। यहां एक्सी इनफाइनाइटली हाई है, बट यहां एक्सी इसके कंपैरिजन में कम है। अगर इसके कंपैरिजन में कम है तो यहां करंट फ्लो करेगा, और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ब्राइटनेस भी रहेगी। हाँ है ना? और यहां इनफाइनाइट हो गया है। अगर इनफाइनाइट हो गया है तो वोल्टेज वहीं के वहीं ब्लॉक, एंड द बल्ब will not
एग्जैक्टली क्या होगा, हमने डीसी वोल्टेज लगाई और डीसी वोल्टेज लगाने के साथ हमने की भी लगाई हुई है। हम जैसे ही की को क्लोज करेंगे एट दैट इंस्टेंट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बल्ब ग्लो करेगा, बट धीरे धीरे स्टेडी स्टेट आने लगेगी। जैसे जैसे स्टेडी स्टेट आएगी तो जो फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है वो जीरो की तरफ जाने लगेगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जीरो की तरफ जाना शुरू करेगी हमारा एक्सी बढ़ने लगेगा और करंट कम होने लगेगा। इसका मतलब एट एन इंस्टेंट ब्राइटनेस सबसे ज्यादा रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद वो क्या होने लगेगा, डिम होने लगेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद। आई बात समझ? तो ये सारे केसेस थे हमारे किसके, कैपेसिटर वाले। तो ये दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमने जो लास्ट में करा था कि ब्राइटनेस में कैसे चेंजेस आएंगे इंडक्टर के साथ, और एक ये वाला करना है आपने कि ब्राइटनेस में कैसे चेंजेस आएंगे कैपेसिटर के साथ। हो जाएगा अच्छे से, पक्की बात है। चलिए अब आइए न्यूमेरिकल शीट में, और न्यूमेरिकल शीट में इसको बेटा लास्ट से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 7 से। आशुतोष ले बेटा, आदित्य तेरी न्यूमेरिकल शीट कहां है? क्यों? तुम फिजिक्स क्लास में आ रहे हो, लास्ट में भी प्रेजेंट थे और तुम्हें पता है कि न्यूमेरिकल चल रहे हैं। नहीं था तो आज क्यों आए हो? लंगर चल रहा, साला जब मर्जी लूट लो। हैं? कुछ नहीं करेगा, पेपर में भी देख लेना। आदित्य कितने मार्क्स लाएगा इस बार बता? मैं बताऊं? 70 मार्क्स का पेपर है ना, जिस हिसाब से ये अपने हिसाब से तैयारी करता है 50% भी नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन को देखता हूं कि कैसे प्रिपेयर करता है। इसको सिखाया कुछ जाता है और ये उसे करता कुछ हो रही है, और जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें चीजों पे अमल करना पड़ता है, हमें चीजों को फॉलो करना पड़ता है, उसको ओबे करना पड़ता है, समझे? तो अब जब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्लीज जैसे जैसे आपको चीजें बताई जा रही है आप उन्हें वैसे फॉलो करें। अपने अंदर का जो आपका एक है कि हाँ नहीं मेरे को ऐसे करना है, वो बोर्ड्स के बाद आप जितना मर्जी कर लेना, ठीक है? बट एटलीस्ट अभी के लिए चीजों को अगर अच्छे से करना चाहते हो, बढ़िया रिजल्ट बनाना चाहते हो, तो जैसे बताया जा रहा है वैसे करते चलो, ठीक है? सो लेट्स बिगिन द गेम। न्यूमेरिकल शीट है आपकी पहली आपके पास, जिसमें कि बेसिकली हमें ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो देखिए बेटा, इस न्यूमेरिकल शीट में आपके पास जो पहला क्वेश्चन, मतलब लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को एक सर्किट दिया गया कुछ इस तरीके से करके, ध्यान से देखना है बेटा। कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, यहां पर एसी वोल्टेज है हमारे पास, और एसी वोल्टेज पर जो करंट है, ठीक, वो हमें कितना दे रहा है, 2 एम्पियर, और कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो है 40 वोल्ट, और यहां जो वोल्टेज है वो है 30 वोल्ट, ठीक। अब आप लोग याद कीजिए, हम चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा सा जब आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान आपको एक चीज सिखाई गई कि जब तक वो कुछ ना कहे तब तक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कौन से होंगे, आरएमएस होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि ये जो करंट उसने दिया है ये कौन सा करंट है, आईआरएमएस। कितना हो गया, 2 एम्पियर। आराम से समझना, ध्यान से, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज आपको दी है, ये वोल्टेज कहां पर दी है, कैपेसिटर पर। तो मैं लिख सकता हूं ई आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर इज कितना, 40 वोल्ट, हाँ या ना? बट व्हाट इज ई आर एम एस, इट इज करंट इनटू द अपोजिशन। भाई हम लोग बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते थे, इट इज करंट इनटू अपोजिशन। अब कैपेसिटर है तो अपोजिशन भी किसकी होगी, कैपेसिटर की, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने ईआरएमएस को कितना लिख दिया, आईआरएमएस इनटू एक्सी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 40। बट व्हाट इज आईआरएमएस, 2। आप जब आईआरएमएस की वैल्यू यहां 2 रख देते हो तो आपके पास एक्सी कितना आ जाता है, 20 ओम। बोलो कोई दिक्कत, पक्की बात है? बिल्कुल सेम चीज, एग्जैक्ट
डिट्टो चीज हम फॉलो करते हैं किसके लिए, रजिस्टर के लिए। नाउ सिमिलर वे में व्हाट इज ई आर एम एस अक्रॉस रजिस्टर, ये देखिए ध्यान से, रजिस्टर के अक्रॉस कितना दिया गया बेटा 30 वोल्ट। तो इस वैल्यू को कितना लिखूंगा मैं, दिस इज आई आर एम एस इंटू आर एंड दिस इज इक्वल्स टू 30। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एम्पियर है, इसे रिप्लेस कर लेते हैं तो यहां से रेजिस्टेंस कितना बन गया 15। ठीक, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा तो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया है, आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं डिमांड समझने के लिए। कहता है आप लोगों से कैलकुलेट, पहला पॉइंट इंपीडेंस, क्या निकालना है हमें इंपीडेंस। सो इट्स सिंपल, अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है इंपीडेंस, इंपीडेंस बोले तो Z। नाउ व्हाट इज Z, इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। भाई सर्किट में आपके पास कैपेसिटर और रेजिस्टर है, मतलब आरसी सर्किट बन गया, तो मैं यहां एक्सएल को कितना ले लूंगा 0। तो हमारे पास Z किसके बराबर बना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। वैल्यूज डाल लेते हैं, आर का स्क्वायर करा 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस एक्सी का स्क्वायर करा कितना हो गया बेटू 400 अंडर रूट ऑफ 625। तो यहां से हमें Z मिल गया कितना 25। सिंपल है भाई, कर सकते हैं। फिर आगे देखो क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में उसने क्या कहा, डिमांडिंग फॉर वॉटलेस करंट। कौन सा करंट निकालना है, आप लोगों को इक्वेशन याद होनी चाहिए बेटू, साइलेंट कर लो बेटा। हमें निकालना है बेटू जी वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट आपको याद होना चाहिए, क्या लिखा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाइव। एंड इफ यू रिमेंबर, आप ये जो साइन फाइव है इसे हमने लिखा था इंपीडेंस ट्राइंगल के अंदर, और इंपीडेंस ट्राइंगल में साइन फाइव कितना था आपका, दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी बाय जेड। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां वैल्यूज डालो, सुनो ध्यान से, यहां पर क्या चाहिए आई नॉट, क्वेश्चन में हमें क्या अवेलेबल है आई आर एम एस। बहुत ध्यान से, आई आर एम एस कैन बी रिटन एज व्हाट, आई नॉट बाय रूट टू इज इक्वल टू 2, देन व्हाट विल बी आई नॉट 2 रूट 2 एम्पियर। रिप्लेस करो, कितना बना 2 रूट 2 इंटू एक्सएल विल बी 0 माइनस एक्सी, व्हाट इज एक्सी 20, सो इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाय z, व्हाट इज z 25। 25 भाई जो कैंसिल हो सकता है उसको हटा लेंगे हम लोग। नाउ 5 4, सो व्हाट दिस I is going to be minus of 8 root 2 by 5 एम्पियर। समझ आया, कर सकते हैं अच्छे से, कोई डाउट क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है तो ये सेक्शन सी के अंदर मिलेगा, और वो भी कितने नंबर में 3 नंबर में। अभी जो इस वाली न्यूमेरिकल शीट में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये मेजोरिटी सारे के सारे 3-3 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है सबको, पक्की बात। चले ऊपर की ओर, सॉरी स्टार्ट करें। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपरली। पहले आप लोग पढ़ें बेटा इसको ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ो बेटा। उसने आपको सिचुएशन दी है वहां पर, आदित्यन प्लीज कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 केसेस हैं। तो जो पहला केस है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो पहले केस में उसने बोला कि दैट सीरीज आरसी सर्किट, पहला सर्किट कौन सा है आरसी सर्किट, और वो जो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो क्या कह रहा है पावर फैक्टर, क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है पावर फैक्टर। सामने ध्यान दो,
हमें दिया गया आरसी सर्किट और इस तरह से कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दिस इज ए टाइम्स द रेजिस्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है? ए टाइम्स द रेजिस्टेंस। और जिक्र किसका करना है हमें? पावर फैक्टर। व्हाट इज पावर फैक्टर? cos phi and what is cos phi? r by z। अगर मैं रिप्लेस करूं तो cos phi for a is going to be r divided by, अब इंपीडेंस को ध्यान से क्या लिखेंगे? r स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। भाई हम लिखते हैं ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, बट यहां एक्सएल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अपना सर्किट कौन सा है? आरसी सर्किट है। ठीक, अब एक्सी की वैल्यू कितनी है? ए आर। रिप्लेस करो यहां पर तो कितना मिला? पावर वेक्टर फॉर द सर्किट ए विल बी आर डिवाइडेड बाय रूट ओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो ये आर आएगा और आर से आर कैंसिल। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट ए विल बी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया सर्किट ए के लिए। बढ़े आगे। और अगर आप ध्यान से रीड करें तो जो सर्किट बी है वो कैसा सर्किट कह रहा है बेटू? आरएल सर्किट कह रहा है। ठीक, अगर आरएल सर्किट कहा गया, रीडिंग देख लो एक बार आप लोग ध्यान से। अगर आरएल सर्किट कहा गया तो उसमें उसने कहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज बी टाइम्स द रेजिस्टेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या है? बी टाइम्स द रेजिस्टेंस के। अगर अब हमने लिखा पावर फैक्टर दैट इज cos phi will be equals to how much? r divided by under root of r square plus, अब की बार xc को 0 करेंगे। ठीक, और अगर xl की जगह आपने ये वैल्यू रिप्लेस करी तो cos phi for b will be r divided by under root r square plus कितना बना? b square r square। भाई r square को आपने बाहर निकाला, कैंसिल हो जाएगा। तो cos phi for b कितना बना बेटू? 1 by under root of 1 plus b square। समझ आया? आपके पास दोनों रीडिंग्स आ गई। ठीक है, फाइनल पेपर में हमसे क्या कहेगा? हमें क्या पता करना पड़ेगा? दोनों का रेशियो। तो जब रेशियो की बात आएगी तो हम क्या करेंगे बेटू? cos phi a over cos phi b will be equal to, देखो ये रहा cos phi a और ये रहा हमारा cos phi b। अगर हम रेशियो लेते हैं तो कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन हमें कितने नंबर दिलाएगा बेटा एग्जाम में? 3 नंबर दिला देगा। कर सकते हैं या नहीं? पक्का हो जाएगा सबका? कोई डाउट? सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना था किसका? पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi। cos phi किसके बराबर होता है? r by z। और z किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। सर्किट अगर एलसी होता तो r को 0 कर लेते, अगर आरसी था तो एक्सएल को 0 कर लिया, और जब आरएल था तो एक्ससी को 0 कर लिया। अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट अप करी और आंसर आ गया आपका। हो जाएगा सबका? चलो अब मूव ऑन करते हैं ऊपर की तरफ और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। सब लोग ध्यान से पढ़ें बेटा, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करें। आपको 2 सर्किट दिए हैं, तो पहला सर्किट कुछ इस तरीके से है, सिर्फ इतना दिया गया, और वो हमसे क्या कहता है कि जो 2 सर्किट हैं उन 2 सर्किट के पावर फैक्टर का रेशियो निकालो। तो सर्किट ए और सर्किट बी अभी बना देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों के पावर फैक्टर निकाल लेते हैं।
और पावर फैक्टर निकालने का तरीका क्या था बेटा हमारे पास? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था? cos फाइव विच इज इक्वल टू व्हाट? R बाय Z। अगर हमने लिखा पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट A विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देखो ध्यान से, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है और रेजिस्टर है, कैपेसिटर नहीं है, तो XC को कितना करना पड़ेगा? 0। XC हटा के लिखा है हमने, ठीक। और अगर यहां वैल्यूज पुट अप करें तो XL कितना है? 3R। नाउ दिस इज गोइंग टू बी R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस 9R स्क्वायर। भाई आपने XL की जगह कितना करा? 3R। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9R स्क्वायर। ये कितना बन गया? 10R स्क्वायर। R रूट से बाहर आएगा, कैंसिल होगा, तो आपके पास पावर फैक्टर, सर्किट ए का जो पावर फैक्टर बना वो कितना बन गया? 1/√10। डन है भाई? क्लियर है? अब आप लोग ध्यान से अपने पास न्यूमेरिकल शीट में चेक कर लो, सर्किट नंबर बी, और इस सर्किट में अब आपके पास तीनों चीजें हैं बेटा। ये प्रॉपर एलसीआर दे दिया उसने आपको, और यहां पर XC जो है दिस इज R एंड XL जो है वो कितना? 3R। इस तरीके से है। अब इसका भी पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। सो कितना बनेगा? cos 5 for B will be R divided by R square plus XL minus XC। अब तो पूरा चलेगा, हाँ या ना? पक्का क्लियर? अरिहंत समझ आ रहा है? नाउ अगर हम रीडिंग डालते हैं, cos 5B R डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ध्यान से बेटू, R स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करना है? XL माइनस XC। व्हाट इज XL? 3R। व्हाट इज XC? सो 3R माइनस R विल बी 2R, और फिर उसका क्या करना है? स्क्वायर। कितना हो गया? तो क्या ये सॉल्व करके आपके पास 1/√5 नहीं आएगा? हाँ या ना? यहां तक समझ आया अच्छे से? आशुतोष क्लियर है बेटू? अब क्या करेंगे हम लोग? रेशो। सो टेकिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो कितना बना? cos 5A डिवाइडेड बाय cos 5B। व्हाट इज cos 5A? 1/√10। cos 5B 1/√5। रेशो लेंगे तो कितना हो जाएगा? √5/√10, एंड ये आ गया 1:√2। कर सकते हैं या नहीं? पक्का? ये भी आपको कितने मार्क्स दिला देगा बेटू? 3 मार्क्स में आ जाएगा। हो जाएगा सबका? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटू। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में मिलने के पूरे चांस होते हैं बेटा। ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो। लक्ष्य समझ आ रहा है बेटा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटू। करें शुरू? देखो, कहता है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, रीडिंग्स हमें अवेलेबल हैं, मेंशन करते हैं हम लोग। सो इंडक्टेंस इज अवेलेबल एज 5 हेनरी, capacitance is available as 80 microfarad, and resistance is available as 40 ohm। ठीक है, एलसीआर सर्किट की तीनों एलिमेंट्स के वैल्यूज अवेलेबल हैं। कहता है इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट।
अब ये कौन सी वैल्यू हो गई? ERMS कितनी? 240। हम पहले क्या करते हैं, ERMS कैन बी रिटन एज व्हाट? E नॉट बाई रूट 2। कितना हो गया? 240। देन व्हाट इज E नॉट? 240 रूट 2 वोल्ट। भाई दोनों में से क्वेश्चन करते जाना, जो भी इस्तेमाल होगा उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली अपने पास। आगे चलते हैं, देखो। सो क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है, उसने आपसे क्या कहा? फाइंड आउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच डिराइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करनी है जो कि आपके सर्किट को कहां लेकर के आ जाए? रेजोनेंस में। तो सिंपल सी बात है, पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। वो भी कौन से वाली? एंगुलर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय रूट ऑफ LC। सो द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय रूट ऑफ L, दैट इज हाउ मच? 5। एंड कैपेसिटी इज 80 माइक्रो। बहुत ध्यान से, आराम से। सो ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए बेटा, 10 की पावर -6 से बाहर 10 की पावर -3 आ गया, और ऊपर ले जाएं तो कितना हो गया? 1000। देन 80 इंटू 5 विल बी 400। तो बाहर कितना आ गया? 20। सॉल्व आउट करके ओमेगा कितना हो गया? 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाती है? 50 रेडियन पर सेकेंड। पहला पॉइंट इजी एकदम, हो जाएगा अच्छे से। हाँ, कहां डाउट आया बेटा? देन ओ ओके ओके ओके। अभी मैंने एक चीज कही थी ना, ध्यान बोला था, हेंस प्रूव। देखो क्वेश्चन पढ़ना जरा, ये पॉइंट। हाँ, कौन सी? अब पता लगा? पढ़ोगे नहीं ढंग से तो क्या होगा फिर? चलिए जी, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। भविष्य आपका है, मुझसे ज्यादा आपको चिंता होनी चाहिए आपके भविष्य की, ठीक है बेटू? नहीं तो फिर दिक्कत होगी बाद में। हाँ, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये ब्रैकेट में कौन चाची नाच रही है? रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये ब्रैकेट में क्या नचा रहे हैं हम लोग? ये कोई पारिवारिक महोत्सव चल रहा है? क्या लिखा है? ओमेगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है चाचा? चलिए, थोड़ा ध्यान दिया करो पढ़ाई में। नशे बंद करो बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो रहे हैं तुम्हारे नींद के नशे। देखो सेकंड पॉइंट, द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हमें पता करना है करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझिए, जब बात है रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस पे एक्सएल बराबर एक्सी, जिसकी वजह से जेड बराबर, मतलब अब मैं जेड को कितना इस्तेमाल करूंगा? 40। और जब बात करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो भाई कौन सा करंट? दैट इज योर मैक्सिमम करंट। तो बाबू याद होना चाहिए दैट Z इज इक्वल टू E नॉट बाय I नॉट। नाउ व्हाट इज I नॉट? E नॉट बाय Z। नाउ व्हाट इज E नॉट? देखो ध्यान से, ये निकाला था इधर, यहां पे दिस इज 240 रूट 2, एंड व्हाट इज Z? 40। कैंसिल कर देते हैं बेटू, तो कितना हो गया? 6 रूट 2 एम्पियर। हो जाएगा या नहीं? कर सकते हैं अच्छे से। एंड चेक आउट द लास्ट पॉइंट। सी पार्ट क्या कह रहा है बेटू? सी पार्ट में कहता है आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। समझिए ध्यान से, उसने कहा ई आरएमएस अक्रॉस कैपेसिटर निकालो तो सही, पर कंडीशन बोली है रेजोनेंस पे निकालना है। तो सुनिएगा ध्यान से, नॉर्मली
हम ERMS अक्रॉस कैपेसिटर को क्या लिखते हैं? IRMS इंटू XC, हाँ या ना? पर बात है कहां? रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस में हमारा करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम आई नो। तो इसका मतलब मैं यहां IRMS को रिप्लेस करूंगा, तो ERMS अक्रॉस कैपेसिटर विल बिकम्स आई नॉट इंटू XC, क्योंकि रेजोनेंस पर बोला है उसने। तो इस वजह से अब हम IRMS नहीं, अब क्या यूज करना पड़ेगा? आई नॉट। नाउ व्हाट इज आई नॉट? 6√2। पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आई नॉट, एंड XC की जगह कितना आ जाएगा? ओमेगा सी। नाउ आई नॉट कितना हो गया बेटू? 6√2। ओमेगा कितना? 50। एंड व्हाट इज XC? सॉरी, व्हाट इज C? 80 माइक्रो। 80 इंटू 10 की पावर 6। आया समझ? इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, एंड सॉल्व आउट करके इतने समझ आया कैसे करना है? फिर से कितने मार्क्स दिलाएगा आपको ये? पूरे 3 नंबर दिलाएगा। हो जाएगा अच्छे से? तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटू? क्वेश्चन नंबर 4। सो अभी जो आपने ये न्यूमेरिकल शीट के 4 क्वेश्चंस करे, प्रॉपर्ली क्लियर है? पक्की बात? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके जो चांसेस होंगे वो रहेंगे आपके केस स्टडी में बेटा, और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इस क्वेश्चन पे। पहले आप लोग पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को प्लॉट करना सिखाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे प्लॉट किया जाएगा। ध्यान से पढ़ें बेटा। पढ़ा सबने? देखो, पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और पावर प्लांट से कहां तक भेजा जा रहा है? टाउन तक, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? द टू पावर केबल ट्रांसमिशन। ठीक है? जब सिंगल केबल होती है दैट सिंगल फेज, जब दो केबल है डबल फेज, फिर एक आता है 3 केबल्स ट्रिपल फेज। ठीक है? तो अभी जैसे हम लोग जो यूज करते हैं ना घरों में, वो कुछ जगहों पे होता है सिंगल फेज और कुछ जगहों पे होता है डबल फेज, मेजोरिटी डबल फेज चलता है। और जो फैक्ट्रीज हैं जहां इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, तो वहां पर कौन सा होता है आपका? ट्रिपल फेज जाता है। ठीक है? सो अब पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है उसे इस टाउनशिप तक पहुंचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 पावर लाइन, और ये जो दूरी है वो कितनी? 15 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो लेंथ ऑफ वायर है, टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बिकम्स कितना? 30 किलोमीटर। और अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, वहां बड़ा ही स्पष्ट तरह से लिखा गया है कि रेजिस्टेंस पर किलोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.05 ओम पर किलोमीटर। इसका मतलब हमें अवेलेबल है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। कितना अवेलेबल है? इट इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो इतने किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? आर नेट विल बी 0.5 इंटू 30। हाँ या ना? तो कितना बना आपके पास? पॉइंट से हटाओ, और ये हो गया 15। कोई डाउट? इतना क्लियर हुआ? पक्का? अब आगे समझिए, देखें ध्यान से बेटा। जो इस टाउनशिप को पावर की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है उसकी कितनी? 800 किलोवाट।
और कितने वोल्टेज पर, कितने वोल्ट पर चाहिए, 220 पर, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम समझते हैं अलग से। ठीक, ध्यान देना बेटा, और ये एक क्वेश्चन ही है प्रॉपरली आप लोगों का। क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है why power is always transmitted at high voltage। आप पावर को ट्रांसफार्मर की हेल्प से जब पावर का ट्रांसमिशन होगा तो वो कभी लो वोल्टेज में नहीं करते, कैसे करते हैं, हाई वोल्टेज में। और अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा भी है कि पावर प्लांट से जो इस टाउनशिप तक पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा है वो किया जा रहा है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, और उसकी रेटिंग कितनी है, 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट। इसका मतलब वो इस 800 किलोवाट को भेजने के लिए कितने पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल कर रहा है, 4000। तो जस्ट चेक इट आउट, क्वेश्चन के अंदर क्लियर दिख रहा है कि द पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो लो वोल्टेज में नहीं, कैसे हो रहा है, हाई वोल्टेज पे हो रहा है। आई बात समझ। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि व्हाई पावर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। भाई देखिए ट्रांसफार्मर, हाँ श्योर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बताइए बेटा। ट्रांसफार्मर में अगर याद हो हमने वो बनाया ना लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर पे हमने बनाई थी वाइंडिंग, दैट्स बेसिकली इंडक्टर बन गया वो। और इन ट्रांसफार्मर जब बात इंडक्टर की है तो पावर लॉस कितना होगा, जीरो। भाई पावर लॉस जीरो, और हम जानते हैं पावर किसके बराबर, वी आई। पावर लॉस जीरो होने का मतलब हुआ पावर इन प्राइमरी विल बी द पावर इन, मतलब पावर विल रिमेन द सेम, हाँ है ना। बट पावर किसके बराबर है, वी आई के, इसका मतलब वी आई विल रिमेन सेम, मतलब कांस्टेंट। सो आई और वी कैसे वेरी करने लगेंगे, कैसे वेरी करने लगेंगे, इनवर्सली, हाँ या ना। तो इसका मतलब जब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाएगा तो पावर लाइन के अंदर करंट का फ्लो क्या होगा, कम। आई बात समझ। और अगर करंट कम हुआ तो व्हाट विल बी द हीट लॉस, इट इज आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट कम है सो हीट लॉस विल बी मिनिमाइज्ड, होगा जरूर पर हम उसे क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई पावर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जब पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं हाई वोल्टेज पे तो ट्रांसफार्मर में पावर लॉस कितना, जीरो। आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट करेगा और थियोरेटिकली अगर हम देखें तो पावर लॉस कितना है, जीरो। पावर लॉस जीरो मतलब पावर इन प्राइमरी विल बी द पावर इन, तो पावर क्या रही, कांस्टेंट। और अगर पावर कांस्टेंट है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेंगे, इनवर्सली। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम, और करंट कम होने से हीट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। आई बात समझ। इस वजह से 800 किलोवोल्ट जो 220 वोल्ट पे हमें चाहिए उसको कितने वोल्ट से भेजा जाएगा, 4000 से, ना कि 220। ये 220 तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां जो पावर चाहिए वो चाहिए कितने पर, 220 पर। आई बात समझ। सबसे पहले अभी क्वेश्चन के अंदर नहीं जा रहे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं कि जब हम इतने वोल्ट से, ठीक, इतनी पावर का ट्रांसमिशन करने की कोशिश करेंगे तो हमारी पावर लाइन के अंदर करंट कितना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, पावर इज इक्वल टू वी आई। भाई कितना पावर ट्रांसमिशन करना है, 800 किलो, कितने वोल्टेज से, 4000 से, इंटू आई, हाँ या ना। 1000 एंड किलो विल गेट कैंसिल, 4 से ये 8 गया तो करंट कितना आ गया, 200 एम्पियर। तो पावर लाइन के अंदर जो करंट है वो कितना होगा, 200 एम्पियर, हाँ या ना। अब पढ़ो क्वेश्चन का पहला पॉइंट। क्वेश्चन के पहले पॉइंट में क्या डिमांड है,
द लाइन लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। जस्ट चेक इट आउट। हमने क्या बोला था, हीट लॉस निल नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज करा जा सकता है। तो इसका मतलब जब हम पावर का ट्रांसमिशन कर रहे होंगे तो इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। सो व्हाट विल बी दैट हीट लॉस? उसके लिए हमें क्या चाहिए था, करंट पता कर लिया हमने। रेजिस्टेंस कितना है, 15। सो अब ध्यान से क्वेश्चन का पहला पॉइंट, हीट लॉस, जो वहां उसने बोला ना आपको लाइन लॉस, वो लाइन लॉस का मतलब क्या है, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर पावर, I square R. So what will be the power loss, that is the line loss? It is 200 का square into what is the resistance, 15 ohm. इसको रिजॉल्व करो। So what will be the power loss, that is the line loss? ये कितना हो गया, 4 1 2 3 4 into 15, 15 4 60, 1 2 3 4, ध्यान से can be written as 600 किलो वॉट। आया समझ? अब देखिए बड़ा तगड़ा गेम चल रहा है। अगर आप गौर से देखें, उस पर्टिकुलर टाउनशिप को रिक्वायरमेंट कितने की है, अरे रिक्वायरमेंट कितने की है, 800 की। पावर प्लांट 800 भेज भी रहा है, पर रास्ते में ही कितना लॉस हो गया, तो वहां पहुंचेगा कितना, गड़बड़ हो गया मामला, हाँ या ना? आई बात समझ? अब दिमाग लगाओ, अगर तुम चाहते हो कि यहां 800 पहुंचे तो यहां से कितना भेजना चाहिए, 1400। भाई कैसे पता लगा? क्वेश्चन का अगला पॉइंट यही है, पावर टू बी ट्रांसमिटेड बाय द पावर प्लांट किसके बराबर होगी, पावर रिक्वायर्ड प्लस द पावर लॉस। भाई जितनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्लस हम पहले पता कर लेंगे कि लॉस कितने का हो रहा है, तो जितने की रिक्वायरमेंट है प्लस लॉस, अगर हम वो मिला के भेजेंगे तो लॉस वाला हिस्सा यही हो जाएगा, बाकी बचा हुआ यहां पहुंचेगा। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट थी 800 किलो की प्लस 600 किलो का लॉस, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 1400 किलो। तो जो पावर भेजनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, 800 पहुंचाने के लिए, ठीक, तो वो कितनी भेजनी पड़ेगी, 1400 किलोवाट भेजनी पड़ेगी। समझ आया नहीं? पक्का क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट, और बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, जरा सोचो, 800 किलोवाट पहुंचाने के लिए तुम्हें भेजनी कितनी पड़ रही है, टॉप अप करना पड़ रहा है या नहीं, हाँ या ना? भाई जो 800 किलोवाट थी वो तो कितने पे भेज रहे थे, 4000 पे, बट क्या 1400 किलोवाट के लिए भी आप यही यूज करोगे, नहीं। नाउ वी नीड टू ट्रांसमिट मोर पावर, तो वी विल रिक्वायर मोर हायर रेंज ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज में भी टॉप अप होगा। तो मुझे पता करना है एडिशनल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, कि भाई एडिशनल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो मुझे कितनी चाहिए होगी। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये लिखा। अब मैं क्या करता हूं, पावर एडिशनल इज इक्वल टू वोल्टेज एडिशनल इंटू करंट, वोल्टेज एडिशनल इंटू करंट, ये लिखा। पावर का एड ऑन कितना हुआ बेटा, 600 किलो। वोल्टेज एडिशनल हमें पता करनी है, और करंट कितना, 200। कैंसिल, तो वोल्टेज एडिशनल कितनी मिली, 3000 को। समझना ध्यान से, अगर मुझे 1400 किलोवाट भेजना है, तो मैंने 800 में 600 का टॉपअप किया, तो यहां 4000 में कितने का टॉपअप होगा। इसका मतलब जब मैं 1400 किलोवाट भेजूंगा तो वो 4000 से नहीं होगा, वो कितने से होगा, 7000 से होगा, 7000 से होगा। आया समझ? वोल्टेज बढ़ानी पड़ रही है, तो कैसा ट्रांसफॉर्मर, चेक इट आउट। तीसरे पॉइंट में उसने यही पूछा था, देखो ध्यान से, करेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट। स्टेप अप है क्यों, क्योंकि 4000 को तुम्हें बढ़ा करके कितना करना पड़ रहा है,
7,000। आई बात समझ? क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा अच्छे से? श्योर हो? नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन के भी बहुत चांसेस रहेंगे बेटा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़िए, बातें नहीं बेटू। अब उस क्वेश्चन को करने से पहले छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। आइडियल में हम पावर लॉस कितना लिखते थे? 0, जिसकी वजह से पावर इन द प्राइमरी विल बी इक्वल टू द पावर इन द, और हमने एक फॉर्मूला बना लिया था, वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी बाय करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और इसी चीज को, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स वाला है, इसको हम लिखते थे के, एंड दिस इज टर्म्ड एज व्हाट बेटू? दिस इज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आया? ठीक। अब जो क्वेश्चन है आपका पूरा इसी पर बेस्ड है, सो देखिएगा कैसे करना है। रीडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसने कहा द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कितनी है बेटू? 100, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, दैट इज सेकेंडरी टू प्राइमरी, ये भी कितना है? 100। द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कितनी है बेटू? 220 वोल्ट, एंड द पावर इनपुट, दैट इज पावर इन द प्राइमरी, इज 1100 वोल्ट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? ए पॉइंट। उसने कहा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, के सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? एकदम सिंपल, अरिहंत लेजीनेस नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में बेटा ns by np is equal to k। ns, what is np? 100, and what is k? 100। शिफ्ट करा तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 10 to the power 4। पहला पॉइंट हो जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखो क्या निकालने के लिए बोल रहा है बेटा। सेकंड पॉइंट में बोला द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी, चेक इट आउट। दोनों रीडिंग्स है हमारे पास, कर देते हैं सॉल्व। बिकॉज पावर इज इक्वल टू व्हाट? VI। तो पावर इन प्राइमरी, वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी। तो व्हाट विल बी द करंट इन प्राइमरी? पावर 1100 डिवाइडेड बाय वोल्टेज 0। ये कैंसिल, सॉल्व आउट किया, बिल्कुल सही जवाब। कितना आ गया? 5 एम्पियर। डन है। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बेटू। पॉइंट नंबर सी, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। याद करो, वोल्टेज सेकेंडरी बाय वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू व्हाट? के। ये देखो अभी फॉर्मूला लिखा था ना, तो वोल्टेज सेकेंडरी बाय वोल्टेज प्राइमरी कैन बी इक्वेटेड विद के। सो कितना बनेगा आपके पास बेटा? सेकेंडरी में आपको पता करना है व्हाट इज के, 100, एंड व्हाट इज, ये देखो इसको शिफ्ट कर देंगे ना, तो व्हाट इज द वोल्टेज इन प्राइमरी? 220। तो ये कितना बन गया? 22 किलो वोल्ट। हो जाएगा या नहीं? देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर डी, करंट इन द सेकेंडरी। अब हमने क्या करा बेटा? IP बाय IS इज इक्वल टू व्हाट? के। यहां से देखो, IP बाय IS विल बी इक्वल टू के। सो अगर रिप्लेस करो, सो प्राइमरी में करंट कितना निकाला था? ये रहा 5 एम्पियर। तो करंट इन सेकेंडरी, इसको मैंने शिफ्ट करा 5, एंड व्हाट इज के? 100। तो व्हाट विल बी द करंट इन द सेकेंडरी? 0.05 एम्पियर। हो जाएगा या नहीं? एंड लास्ट पॉइंट, द पावर इन द सेकेंडरी
पावर इन सेकेंडरी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर, उसने पहले ही बोला आइडियल वन, तो पावर लॉस विल बी 0, मतलब पावर इन सेकेंडरी विल बी द पावर इन प्राइमरी एंड विल बी 1100 वॉट। इस तरह से करना है, हो जाएगा सबका, कर सकते हैं अच्छे से। एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल शीट का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और बहुत इजी है, बहुत बेसिक है बेटू। देखेंगे ध्यान से, कहता है पावर ट्रांसमिशन लाइन नीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट। आपके ट्रांसफार्मर को जो इनपुट चाहिए, ठीक है, वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर चाहिए? 2300। सो लिख देते हैं इसको, ये हो गया आपका वोल्टेज इन प्राइमरी, दैट इज वोल्टेज इनपुट कितना? 2300 वोल्ट विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कितनी दी हुई है? 4000। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता करनी है। एंड इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट पावर एट, जो आउटपुट पावर मिलेगी वो कितने वोल्टेज पर मिलेगी? 230 पर। ये उसने कहा आपसे 230 वोल्ट। भाई सिंपल सी बात है, व्हाट इज NS by NP? This is VS by VP. Number of turns in the secondary हमें पता करना है, number of turns in the primary are 4000 is equal to voltage in secondary is 230 and voltage in primary is 2300। अगर कैंसिलेशन चला दी जाए बेटा, so what is the number of turns in secondary? 4। समझ आया? पक्का? आज वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं अच्छे से? श्योर? तो क्या करना है, हम ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है अलोंग विद दीज ऑल द क्वेश्चंस ढंग से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अगली न्यूमेरिकल शीट करेंगे हम लोग। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना।